अमृतसर में इस वक्त 80-90 के करीब लीगल होटल हैं जी। और 300 से ऊपर 300 से 500 के बीच इलीगल होटल भी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का वकील कह रहा है। आप देखो, सबसे पहली बात यह है, जो किसान आंदोलन आज जो सिंधु बॉर्डर पे पहुंचा है जी, उसमें बहुत बड़ा योगदान पंजाब सरकार का है, क्योंकि पंजाब सरकार ने अंतरिम अंदर से ये निर्देश दिए थे अपने सभी विधायकों को जी कि किसी तरीके से इनको ट्रालियां लेके जानी है, जो गांव से नहीं क्या टिकट नहीं। इन्होंने जो कांग्रेस ने जो एक पैंतरा अपनाया जी जी, जिससे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गले की हड्डी बन गई ये मूव, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही ये अंदरूनी दिशा निर्देश दिए थे सभी विधायकों को, हारे और जीते हुए को, कि अपने अपने इलाकों से अपने लोगों को सिंधु बॉर्डर पे भेजो अपने खर्चे करके। ये आंदोलन कहीं ना कहीं जो अंदरूनी तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा खड़ा किया गया, पर अगर ये कानून वापस होता है तो मैं आपको ये भविष्यवाणी कहता हूँ कि 20 साल से ज्यादा हिंदुस्तान सर्वाइव नहीं करेगा। ये संवैधानिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में और दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र में एक छेद बन जाएगा कि जब भी कोई कानून वापस लेना है तो जन आंदोलन खड़ा करो। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। सबसे पहले मैं नमन करता हूं गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब को, और मैं सल्यूट करता हूं जलियांवाला बाग के उन शहीदों को जिन्होंने शहादत दी और आज़ादी का रास्ता साफ हुआ। लेकिन सियासत और शहादत दो एक अलग अलग पहलू है। 70 साल बाद कांग्रेस ने जलियांवाला बाग को क्या दिया, और आज राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जलियांवाला बाग के बारे में क्या कहा। और सबसे बड़ी बात है कि हम शहीदों के बारे में बात करेंगे कि आज़ादी के बाद आज भी कोई भी शहीदों को किसी भी शहीद का दर्जा नहीं मिला, सिवाय अमृतसर के सरबजीत को। यह सरबजीत की वही बात है जो पंजाब पाकिस्तान की जेल में रहे और रिहा तो नहीं हो पाए, लेकिन मौत उनकी जब आई और उसके बाद में खबर आई कि उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया। फिलहाल शहीद भगत सिंह को हम शहीद जरूर कहते हैं, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। चंद्रशेखर आजाद को नहीं मिला, किसी भी क्रांतिकारी को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। बात करें जलियांवाला बाग के शहीदों की तो 25 जनवरी को यहाँ के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के सीएम, वो एक स्मारक वहां पे उसका नींव पत्थर रखेंगे स्मारकों के शहीदों के नाम पे। तो शहीदों के नाम पे 1 साल चुनाव रह गया, तो आखिर आज ही क्यों याद आई है, ये सवाल बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद ने उठाया, श्वेत मलिक ने। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप गोसे जी, उनसे बात करेंगे और देश की बात करेंगे, देश के किसानों की बात करेंगे, शहीदों की बात करेंगे। और किसान और शहीदों की बात करें तो देश की बात सिमट कर रह जाती है, क्योंकि आज़ादी दिलाने वाले और अन्नदाता। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जो संदीप गोसे जी हैं, वो अधिवक्ता के साथ सुप्रीम कोर्ट के या कई एसोसिएशन के ये लीगल एडवाइजर हैं, होटल एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर भी है। तो हम किसान और विकास की बात करेंगे और व्यापार की बात करेंगे। कुल मिला के हम सबसे पहले स्वागत है जी आपका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप गोसे जी, आपका हमारे लाइव भारत में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सफर जी आपका। चलिए, पहला सवाल, किसान परेशान या व्यापार? हम बात करते हैं, आप लीगल एडवाइजर हैं होटल एसोसिएशन के, तो पहले हम किसानों से बात कर लेते हैं, फिर काला कानून पे भी आते हैं, फिर मोदी सरकार पे भी आते हैं, और धीरे धीरे हम पहुंचेंगे और अपने गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में जलियांवाला बाग के उस स्थल पे, जो मैं समझता हूं कि शहीदों का वो मंदिर ही कहा जाए, मंदिर से कम नहीं है, लेकिन वो मंदिर को सजाने के लिए बहुत देर बाद कोई प्रोग्राम हुआ है, बीजेपी लेके आई 70 सालों बाद, ऐसा बीजेपी कह रही है। कांग्रेस भी आ रही है, 25 को कैप्टन भी आ रहे हैं, और आप कैप्टन सरकार में किसी ज़माने में आप पंजाब सरकार के, और जब वो कैप्टन सरकार थी तब आप लीगल एडवाइजर भी थे कानून तौर पे। तो बताइए, पहले किसान परेशान या व्यापार? देखिए सफर जी, जो हालात इस वक्त देश के चल रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं, वर्तमान जो चल रहा है, उसमें जो आम नागरिक है वो कोरोना से पहले बहुत पीड़ित रहा। 7-8 महीने इतना पीड़ित रहा कि कोई व्यापार चला ही नहीं, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कोरोना का काल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो ये किसान बिल वाला डिस्प्यूट जो है वो एक उठ गया नया। और उस बिल के बाद जो हम खास कर अगर अमृतसर की बात करें, तो अमृतसर की जो होटल इंडस्ट्री की आप बात मुझसे पूछ रहे हो, वो बिल्कुल जैसे कह लो ज़ीरो पे आ गई है, क्योंकि कोरोना के बाद सरकार ने कुछ रूम जो हैं, कुछ होटल से रूम ले लिए थे, स्पेसिफिक एक रेट मेंशन कर दिया था, क्वारंटाइन करने के लिए भी रूम होटल्स के लग जाते थे। बट
अब एक ऐसा माहौल बन गया है जी कि पता नहीं इस एजिटेशन में क्या होगा, इस एजिटेशन में कहीं दंगे फैल जाएंगे। तो टूरिस्ट जो है, जो दक्षिण भारत से या भारत के और हिस्सों से उत्तरी भारत में, खासकर पंजाब में और पंजाब के अमृतसर में, जी अमृतसर में जहाँ हमारे गोल्डन टेम्पल देखने के लिए, जलियांवाला बाग देखने के लिए, या इंटरनेशनल बॉर्डर देखने के लिए, या और भी जो हमारे पिछली सरकार ने डेवलप किए थे उनको देखने के लिए मतलब लोग आते हैं। पर अब एक खौफ का माहौल जो है, जितने भी आप कह लो ग्रुप लोग साउथ से या किसी और पार्ट से आते थे वो बहुत कम हो गए हैं। होटलों का व्यापार जो है नाम मात्र हो गया है, और जितने बड़े बड़े होटल हैं वो अपने मालिकों के लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। गोडसे जी, आपने अपनी बातों में कहा कि पिछली सरकार ने जो डेवलप किया उसको देखने के लिए, तो इस सरकार ने क्या किया? 4 साल तो हो गए, इस सरकार ने क्या किया? अमृतसर की बात करें, आपने अपने खुद ही कहा पिछली सरकार ने जो बनाया उसको देखने के लिए लोग आते, इस सरकार ने 4 साल में क्या किया? देखिए जी, मैं पिछली सरकार की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सफ़र किए हैं जी जी, और हर कंट्री में हर जगह पे हाई स्ट्रीट्स होती हैं जी जो लोग देखने के लिए उस इलाके को जाते हैं। जी तो अमृतसर में पहले ऐसा कोई इलाका था नहीं। जी देखिए, गोल्डन टेम्पल का एक धार्मिक जो है जी जी, रुतबा है, आध्यात्मिक सेंटर है, धार्मिक है, लोग उस पे माथा टेकने आते हैं। जी। पर वहाँ जाने के लिए जो हालात पहले थे, जी तो नंगे पांव जाना तो एक अपने आप को पहले लोग एक अभिशाप समझते थे। जी पर पिछली सरकार के लिए मैं ये एक बात उनकी मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अमृतसर का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय वो अंतर्राष्ट्रीय नाम लेवल पे पहले भी था जी, पहले भी था, पर उन्होंने उस लेवल पे वहाँ की डेवलपमेंट की जी और एक हाई स्ट्रीट जो है वो अमृतसर में कॉरपोरेशन से लेके उन्होंने गोल्डन टेम्पल तक जो स्ट्रीट बनाई। जी। देखो, गोल्डन टेम्पल के अंदर तो पहले भी बहुत सफाई थी, जी बहुत ज़्यादा सफाई थी। जी और आप आज भी हाई स्ट्रीट के साथ वाली जो गलियां हैं, जी जी, जैसे आलू वाला कटरा है, आलू वाले कटरा, वो जलेबियां वाली गली है, जी जी जी, आप वो साथ वाली जो कटरा, ऐतिहासिक, हाँ, जो जलियांवाला बाग के साथ वाली पीछे वाली गलियां हैं, जी जी, आज भी उनमें जाके देख लो, गंदगी वैसे ही है। जी पर जो ये गली और जो ये डेवलप किया गया, जहाँ 500-600-700 करोड़ रुपया जी। हाल गेट तक खर्च किया गया, जी जी, उससे कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो थे, जी जी, टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे थे। धार्मिक भावनाएं तो हैं ही हैं, पर आपने देखा होगा हजारों ऐसे पॉइंट बन गए थे जहां लोग सेल्फी आके लेते थे। जी जी, सो मतलब ये जैसे ही अभी कोरोना के बाद, कोरोना में तो सिर्फ वहाँ पंछी रह गए थे, जी जी, तो लोगों की उम्मीद थी जो वहाँ दुकानदार हैं, व्यापारी हैं। देखो, अमृतसर में इस वक्त 80-90 के करीब लीगल होटल हैं जी, और 300 से ऊपर 300 से 500 के बीच इलीगल होटल भी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का वकील कह रहा है, जी। तो सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? आप खुद कह रहे हैं कि तो इनलीगल है, तो इनलीगल होटलों की भरमार है, वो भी काफी, हाँ, बिल्कुल। तो वो सरकार कहाँ है? मैं उसी बात पे सफर जी आ रहा हूँ कि 300 से 500 होटल जो हैं, लोगों ने अपने घरों में होटल बना लिए। जी हाई कोर्ट ने उनमें ऑर्डर भी किया डिमोलिशन के, जी बट वो डिमोलिश नहीं हो पाए, कुछ को सील कर दिया गया। जी तो देखो, मतलब कहने का ये है कि लोगों का व्यापार था, जी व्यापार उसी तरह चल रहा है। जी तो लोगों के उम्मीद थी एक, जी, देखो, धार्मिक आस्था के साथ साथ एक व्यापारिक बिल्कुल बिल्कुल, सीधी बात, ट्रेनें चलेंगी तो व्यापार होगा। हाँ। और ट्रेनें चलेंगे, टूरिस्ट आएंगे और होटल चलेंगे। तो आप लीगल एडवाइजर हैं, सबसे बड़ी बात है कि होटल बिल्कुल जीरो पे आ गया, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है। कोरोना के संकट काल में क्वारंटाइन करने के लिए चलो होटल बुक हो जाते थे। फिलहाल ये बताइएगा, किसान, क्या ये काले कानून किसान कहता है, ये काले कानून आखिर, आप पहले भी इस मुद्दे पे बातचीत कर चुके हैं, आप अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, किसान कैप्टन अमरिंदर सिंह के नहीं मानता, उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। कहा उन्होंने एक्ट पास किया जी, किया जी, उन्होंने कहा हम लागू नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शायद हम इसको होल्ड करवा देते हैं, जितना भी आप कहिए, जितना 1.5 साल या जो भी है। किसान सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता, किसान पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं मानता जो सीएम है, किसान पीएम की नहीं मानता जो नरेंद्र मोदी हैं। तो किसान किसकी मानता है? जो फोटो लगती है, जो खालिस्तान समर्थक जो आजकल मीडिया दिखा भी रहा है, खालिस्तान के नारे लगते हैं। अगर नारे लगाना और किसान आंदोलन ये अलग अलग पहिए हैं कि 2024 में पंजाब की राजनीति है? नहीं, देखो सफर जी, आपने एक सवाल में मुझे 20 सवाल पूछे जी।
आप एक एक करके पूछो, मैं एक एक करके अब एक अब इसका ऐसा निचोड़ बता दीजिए। आप देखो, सबसे पहली बात यह है, जो किसान आंदोलन आज जो सिंधु बॉर्डर पे पहुंचा है जी, उसमें बहुत बड़ा योगदान पंजाब सरकार का है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि पंजाब सरकार ने अंतरिम अंदर से ये निर्देश दिए थे अपने सभी विधायकों को जी कि किसी तरीके से इनको ट्रालियां लेके जानी है, जो गांव से नहीं गया टिकट नहीं। यस, चर्चा आई थी कि जिस एमएलए के इलाके से ट्राली नहीं गई उनको टिकट कट सकता है। ऐसा है कि पहले वो जो बैठे थे वो पंजाब बॉर्डर पे बैठे थे जी, और जब पंजाब बॉर्डर पे उसकी समस्या थी तो स्टेट की समस्या थी जी, तो इन्होंने जो कांग्रेस ने जो एक पैंतरा अपनाया जी, जी, जिससे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गले की हड्डी बन गई ये जी, मूवमेंट, जी। वो उसका कारण, उसका सबसे बड़ा योगदान कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही जाता है। अच्छा जी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही ये अंदरूनी दिशा निर्देश दिए थे जी। सभी विधायकों को, हारे और जीते हुए को, जी, कि अपने अपने इलाकों से जी, अपने लोगों को सिंधु बॉर्डर पे भेजो अपने खर्चे करके। अच्छा, ठीक है। और शायद आपको पता होगा, एक चैनल ने तो एक खुफिया कैमरे से एक विधायक की, जो साबका मुख्यमंत्री के पोतरे थे जी, उनकी एक वीडियो भी जारी की थी। अच्छा, कि हमें सीएम के निर्देश हैं कि इनको सिंधु बॉर्डर पे भेजो और यहाँ से जो अपने पंजाब के बॉर्डर से उठा के दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर दो जी। सो बात यह है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं जो अंदरूनी तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। हरसिमरत कौर बादल कहाँ ठहरती है इस आंदोलन में? पहले पास कर देती है, सिग्नेचर कर देती है, बाद में इस्तीफा दे देती है। ये श्रोमणी अकाली दल पार्टी कहाँ खड़ी होती है, बादल परिवार, और बीजेपी की अब कहाँ पे सीमित ये इनकी तो ये हालत है सफर जी कि 4 लोग, छोटी सी कहानी 1 मिनट में सुना दूंगा जी, जी, 4 लोग किसी को पीटने जाते हैं जी, तो जब देखते हैं आगे 40 लोग हैं जी, तो जो दो को उसके साथ वाले पीटना शुरू कर देते हैं जी, कि हम भी 40 वालों के साथ ही हैं जी। तो ये हाल है हरसिमरत कौर बादल का। जब उन्होंने देखा कि मूवमेंट बहुत ज्यादा पंजाब में इनके खिलाफ चली गई है जी, तो इन्होंने एकदम पासा चेंज कर लिया और पहले उस कमेटी में वो मेंबर भी रहे हैं जी, जी, इनके वो साइन भी हुए हैं जी, जी। और जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ कानून जी। तो इन्होंने वोट भी किया हुआ है। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उस मीटिंग से लौटे थे जहां पे ये एक कानून पास होने की बैठक हुई थी, वहां से लौटे, उन्होंने तब नहीं बोला? देखिए, मैं आपको एक बात सफर जी कहूंगा, ये कड़वा सच है जी, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो जी, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट हो जी, कोई भी राज्यसभा का सांसद हो, जी, संविधान से बाहर कोई नहीं जा सकता। संविधान बाहर से कोई नहीं, ठीक बिल्कुल है। सही बात, जी, और पार्लियामेंट में जो कानून पारित होना है जी, उसके लिए बहुमत की जरूरत होती है। जी, जिस पार्टी के पास बहुमत है जी, उनका कानून पास होगा ही होगा, हाँ जी, उसमें कोई रोक नहीं हो सकती जी, और उस पर डिबेट होगी, जी, डिबेट होगी, उसके मेरिट डिमेरिट डिस्कस होंगे। जी, बट अगर जो पार्टी बहुमत में है जी, वो कानून पारित करवाएगी, उनका कानून पारित होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होने के नाते फिर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के कानून नहीं मानते किसान, और सबसे बड़ी बात है अगर कानून ये रद्द कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि कल 370 जो धारा को लेकर कश्मीर वहां पे आंदोलन होने शुरू हो जाएंगे, और भी 3 ट्रिपल तलाक पे आंदोलन होने शुरू होंगे, तो वापस लो एक प्रथा शुरू हो जाएगी, तो फिर मिस्र जैसा हाल, भारत का खंड खंड राजनीति तो नहीं हो रही? क्या हो रहा है? देश किस तरफ जा रहा है? देश, देखिए जी, बात यह है कि कानून बनाना कोई आसान काम नहीं होता जी, और कानून को वापस लेना उससे भी मुश्किल काम है जी, क्योंकि इस वक्त स्थिति ऐसी आ गई है भारत की। जी, अगर बाई चांस जी, जाने अनजाने मैं ज्यादा तो मैं इसमें बारे में नहीं कह सकता, जी, जी, पर अगर ये कानून वापस होता है जी, तो मैं आपको ये भविष्यवाणी कहता हूँ जी, कि 20 साल से ज्यादा हिंदुस्तान सरवाइव नहीं करेगा। 20 साल से ज्यादा अखंड भारत जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि ऐसा रहेगा कि जब भी कोई कानून पार्लियामेंट में पारित होगा, ऐसे हंगामा जब लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, तो लोग सड़कों पे उतरेंगे जी, और जन आंदोलन, देखिए ये बड़ी एक डिबेटेबल इशू है। जी, जी, जन आंदोलन से अगर कोई कानून वापस होता है, जी, जन आंदोलन की वजह से जो कानून वापस होता है तो ये प्रथा रास्ता मिल जाएगी, तो ये प्रथा बन जाएगी, लीक, ये एक उस सिस्टम में एक छेद बन जाएगा। जी, जी, ये संवैधानिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक पार्लियामेंटरी सिस्टम में, हाँ, और दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र में एक छेद बन जाएगा, हाँ, कि जब भी कोई कानून वापस लेना है, हाँ, तो जन आंदोलन खड़ा करो। तो अगर जन आंदोलन, आप एक छोटी सी एग्जांपल लो, मैं किसी एक व्यक्तिगत समुदाय की बात करता हूँ जो मान लो भारत में 40 करोड़ है, जी,
कल को वो भी कह देंगे जी। कि हमें 3-4 स्टेट अलग दे दो, हाँ। हमारा भी कोई स्थान बना दो। सर ठीक है? कौशल साहब, मैं सीधी बात करता हूँ, जी। एक नया पाकिस्तान की मांग उठ सकती है अगर ये काला कानून जो किसानों के लफ्जों में, अगर वो 40 करोड़ आप मुसलमान की ही बात कर रहे हैं या दलित वर्ग की बात कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं 40 करोड़ है कौन मुसलमान देखो, वर्ग है। मैं ये कह रहा हूँ कि 40 करोड़, अब मान लीजिए एक समुदाय 2% जी। है, तो कोई समुदाय 10% है, हाँ। कोई समुदाय 15% जी। है, कोई 40% जी। है, कोई 60% है। जी। तो फिर अगर ऐसी स्थिति आती है जी। तो उस केस में मेरी ये भविष्यवाणी है जी, अलग अलग कि अलग अलग खंड की डिमांड होगी, अलग अलग स्थान बनाए जाएंगे, जी। चाहे उसे मुस्लिम स्थान कह लो, क्रिश्चियन स्थान कह लो, दलित स्थान कह लो, या सिख स्थान कह लो, खालिस्तान कह लो, कोई भी स्थान कह लो, हर कोई समुदाय, हर कोई व्यक्तिगत समुदाय जो होगा, जो ये भारत का सेकुलर सिस्टम जो है उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है, या सुप्रीम कोर्ट जो संविधान को मानता है, उस संविधान को किसानों को मानना चाहिए, और जो भी नेतागिरी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, उनसे इससे अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये देश हित का मुद्दा है। नहीं तो आने वाले दिनों में 370 पर भी ये ऐसे बवाल हो सकते हैं, ट्रिपल तलाक पर भी हो सकते हैं, ऐसे बवाल हो सकते हैं। मैं सफर जी, आप मेरी बात को दूसरे अंदाजे से ले रहे हो। मैं सुप्रीम कोर्ट की मैं अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट का पूछिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जवाब दूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रथा, ये जो जिद्दीपन, देखिए ऐसा है, अगर हम परिवार में भी रहते हैं, घर में भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पैरेलल लेवल पे आना पड़ता है, किसी को दबा के, किसी को ज्यादा दबा। चलिए हम आखिरी बात करते हैं, व्यापार के लेकर, होटल व्यापार हो या कोई भी व्यापार हो, ट्रेनें बंद है, हर व्यापार बिल्कुल बंद, ठप पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है किसान आंदोलन बढ़ाए तो व्यापार भी किसानों की तरह सड़कों पे आ जाए, किसान के खिलाफ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। माहौल सियासत कर सकती है, ऐसा कुछ? देखो, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है वो कानून के दायरे में रह के करता है। सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे से बाहर कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से सर्वोपरि नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र में वो एक स्तंभ है, न्यायपालिका एक स्तंभ है। तो जो लोकतंत्र का असली मंदिर है वो पार्लियामेंट है। हाँ जी। तो उस मंदिर का एक स्तंभ है न्यायपालिका जी। तो मतलब कहने का ये कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला जो संविधान के खिलाफ जाए, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। पर गुरजीत सिंह औजला MP है अमृतसर के, उन्होंने अपनी वीडियो जारी की, उसमें कहा न्यायपालिका, यहाँ की जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका सब कुछ बिक चुकी है, और उन्होंने कहा कि ये आजाद नहीं है, गुलाम भारत है। देख लो, एक गुलाम देश, न्यायपालिका गुलाम, विधान पालिका गुलाम। तो वो गुलाम भारत के मेंबर पार्लियामेंट क्यों बने हुए हैं फिर वो, अगर उनको इतनी गुलामी लग रही है? उन्होंने अपने वीडियो जारी किए। ऐसा है, देखिए सफर जी, मेरी बात सुनिए, मेरे वो व्यक्तिगत मित्र हैं जी, उनका इसलिए मैंने सवाल पूछा है। आपने पूछा है, ठीक है, मैं उनका इलेक्शन इंचार्ज भी रहा हूँ जी। मतलब कहने का ये है कि वो जो कह रहे हैं वो अपने पार्टी के लीडरों को खुश करने के लिए कह रहे हैं, और इस समय किसानों को खुश करने के लिए जो उन्होंने 3-4 मेंबर पार्लियामेंट्स ने बैठ के वहां पे धरना दिया हुआ है, मुझे, क्योंकि वो अपनी एक पहचान, देखो हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी पहचान बनाने का, तो वो अपनी पहचान बना रहे हैं, अपनी जो अपना वो काम है वो कर रहे हैं, और किसानों को कहने के काबिल है कि हम आपके लिए वहां बैठे हुए थे। चलिए कौशल जी, बहुत अच्छी आपने किसानों में बात की। अब हम बात कर लेते हैं शहीदों की, देश के शहीदों की, और देश के शहीदों के नाम जो जलियांवाला बाग की सजावट हो रही है, जो कुछ उसको सजाया संवारा जा रहा है। श्वेत मलिक जी कहते हैं 70 साल तक किसानों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बात करती है, क्योंकि ये जो कमेटी बनी है, कमेटी में चुनाव अभी कब हुए कब मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेक्रेटरी इतने सालों से आ रहे हैं, कितना पैसा चढ़ा कितना नहीं आया, RTI में कई बार ऐसे घोटाले भी सामने आए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जलियांवाला बाग जो ट्रस्ट है, उसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और मौजूदा केंद्र सरकार में जो विपक्ष का नेता, पंजाब सरकार, क्योंकि पंजाब है का मौजूदा मुख्यमंत्री और गवर्नर, ये और 3 अलग अलग राजनीतिक मेंबर होते हैं। तो 70 साल तक कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो 10 साल तक तो बादल सरकार रही, तो बादल सरकार ने क्या जलियांवाला बाग भूल गए? और यह बात श्वेत मलिक जो कि समय बीजेपी के हैं और राज्यसभा सांसद है फिलहाल बीजेपी, और उनका पर सरकार में रहे ये भी, तब तो नहीं बोले। आज श्वेत मलिक कहते हैं हमने किया, ये पैसा लाया, खैर उन्होंने किया, उन्होंने करवाया, अभी खुलना बाकी है, इतने दिन से बंद है, क्या कहना चाहिए? सियासत नहीं हो रही? देखिए जी, मैं आपको एक बात, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि अगर तुम झूठ को भी बहुत ऊंचा बोलोगे ना, तो ऊंचा लोग उसे सच समझ लेंगे। ठीक है, चक्कर ये है कि जितने भी राजनेता है ना जी, चाहे वो किसी पार्टी के हो, हर कोई अपना नाम कमाने में
अपना सिक्का चलाने में विश्वास रखता है। कोई ना कोई टांग कहीं ना कहीं अड़ानी है। आप मुझे बताइए, चाहे 70 साल कांग्रेस रही, चाहे 7-8 साल से भाजपा भी आ गई, जलियांवाला बाग मेमोरियल एक जगह है जी, जहाँ पे लोग आते हैं। आगे हम भी बचपन से अमृतसर में रहते हैं और वो आके वो कुआं देखते हैं, वो अजायब घर देखते हैं, क्या क्या हुआ था। उसके अलावा मुझे बताओ ऐसा कौन सा फंड आएगा जो 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 वहाँ पे क्या बना देंगे, क्या क्या बना सकते हो आप इससे ज्यादा। आपने एक वहाँ पे एक फ्लेम की वो बनाई हुई है जहाँ पे शहीदों को याद किया जाता है। देखिए ये एक शहीदों की समाधि है, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं बनने जा रहा। मुझे नहीं लगता कि इतने फंड की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए एक स्मारक बना हुआ है। स्मारक शहीदों की याद में बनाया गया है जी। उसमें आप एडवांस और क्या कर लोगे, उसमें कमरे थोड़ा बना लोगे। नहीं, मैं बताता हूँ सर कि जब 100 साल पूरे होने पर सिद्धू जब आए थे, जब ये सरकार आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम गांव-गांव में अब 100 साल कब बनाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट दिया था। फिलहाल केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा अंदर सौंदर्यकरण में लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, टिकट लगेगी या नहीं लगी, उन्होंने ना कर दी श्वेत मलिक ने। उन्होंने कहा पैसा हम लगा रहे हैं, इन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया। पर सवाल यही है, जो कमेटी थी उसमें बीजेपी का, जब यहाँ के जो बीजेपी और अकाली सरकार थी वहाँ के सीएम जो थे वो भी मेंबर रहे हैं। सियासत हो रही है। शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। केवल सरबजीत जो है भिखीविंड के जो वो शहीद, उनको पेट्रोल पंप वगैरह मिला, बाकी आज तक शहीदों को शहीद दर्जा नहीं दिया। बात करें जलियांवाला बाग शहीदों के, तो इनके परिवार वालों को कितनी सी ना छेंज की प्लास्टिक की वो करके ना सर्टिफिकेट दिया गया है और कुछ नहीं है। देखो सफर जी, बात ऐसे है, पहली बात तो आपने सरबजीत की बात की, तो आपने कहा कि उसको सरकार ने शहीदों का दर्जा दिया हुआ है। हाँ? देखो मैं तो उसे शहीद मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे तो फिर कई शहीद, भगत सिंह शहीद नहीं, चंद्रशेखर आजाद शहीद नहीं, मैं तो शहीद मानता हूँ भगत सिंह को जी, ठीक है। मैं तो चंद्रशेखर आजाद को शहीद मानता हूँ। तो इनको कब मिलेगा? मैं लाला लाजपत राय को शहीद, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सरबजीत को मैं शहीद नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरबजीत ने ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ है तो देश हित में हो या देश का नाम ऊंचा करने वाला हो। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले एक जहाज पाकिस्तान में गया था, उसका एक पायलट वहां गिर गया, तो लोगों ने उसको बड़ा सम्मानित किया, अभिनंदन। उसकी कोई बहादुरी नहीं थी, वो गिर गया, पाकिस्तानी फौज ने पकड़ के उसको इंडिया को वापस कर दिया। तो इसमें उस पायलट की कोई शाबाशी नहीं रही है, वो कोई पाकिस्तान जीत के नहीं आया था। तो ऐसे लोगों को हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत अगर है तो उन असली शहीदों को बनाने की है, जिन्होंने दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब महात्मा गांधी की तरफ चले गए। मैं महात्मा गांधी की बात करता हूँ, मैं भगत सिंह की बात करता हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद की बात करता हूँ, मैं शहीदों की बात, मैं शहीदों की बात करता हूँ। चलो मैं जलियांवाला बाग की बात करता हूँ। ये बताइएगा, जलियांवाला बाग में शहीदों को लेकर 5 एकड़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह 25 जनवरी को यहाँ आने वाले हैं। तो ये सियासत बताई है बीजेपी ने, जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने सियासत बताई है। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है साल बाद पहले ये ऐसा कुछ हो और वेबसाइट पे नाम आ जाए, तो ये सियासत है कैप्टन अमरिंदर सिंह? ऐसा है जी। देखिए, जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है जी। उसके जो फंड हैं वो केंद्र से आते हैं जी, और इनको खर्चने पड़ते हैं जी। अगर ना खर्चे तो वापस चले जाएंगे जी, ठीक है। तो उसमें जो कमेटी होती है, आपको पता ही है कि उसमें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, गवर्नर और मुख्यमंत्री मेंबर होते हैं जी। तो अगर वो फंड आए हैं तो उनको खर्च लेने दीजिए, ठीक है। शहीदों के नाम पे शहीदों के परिवारों को तो कुछ दिया नहीं, चलो कम से कम शहीदों की स्मारक को ही संवार दे। चलिए, आप हंसे तो हंसी मुझे भी आ गई, क्योंकि आज जब श्वेत मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उनके बगल में जिला भाजपा प्रधान भी बैठे हुए थे और भी सज्जन थे। तो वो गलती से उन्होंने 2019 अप्रैल 13 अप्रैल 2019 कह गए, 100 साल पीछे चले। सब तो वड्डी शहीदी जे किसी जगह ते दुनिया दे विच होई है ते जलियांवाले बाग विच होई, जो 13 अप्रैल 2019 ਨੂੰ निर्दोष साढ़े देशवासियों ते एक आतंकवादी जनरल डायर ने गोलियां चलाइयां। आगे आ गए कि, और ये बात बगल वाले को समझ में आ गई, पर उनको 8-9 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, पर श्वेत मलिक को उन्होंने बताया नहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, उन्होंने अपनी गलती नहीं सुधारी। और दूसरी बात, मैंने सवाल किया कि आज चलो शहीद हुए, 100 साल हो गए, जो मौजूदा सरकार में जो कैप्टन अमरिंदर सरकार में निकाय मंत्री रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि हम रंजीत एवेन्यू में वो क्या नाम है, वो जो वहां पे पार्क है, आनंद पार्क के सामने इन्होंने स्पोर्ट्स सिटी बनाने का एक वादा किया था, 450 करोड़ रुपए से बनी थी। 4 साल बीत गए, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह शहीदों के नाम पे स्मारक बनाने आ रहे हैं, तो
स्पोर्ट्स सिटी क्यों नहीं मिली? तो इस पे श्वेत मलिक ने कहा कि आज अवसर नहीं है, आज हम जलियांवाला बाग पे ही बात करेंगे। इस पे सफर जी हम आपसे बाद में बात करेंगे। सारे प्रोजेक्ट का शुभारंभ करें। बहुत बढ़िया गल जी, प्रधानमंत्री शुभारंभ करन ते सीएम की गल करा तो सीएम इत्थे आ रहे हैं ते बहुत बढ़िया गल है जी, बनना चाहिए शहीदों वास्ते। पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जो सरकार बनी, मंत्री बने, उन्होंने कहा है अमृतसर में स्पोर्ट्स सिटी बनावागा, छोटी जी उन्होंने जगह भी चिन्हित की थी जाटन पार्क के सामने। मैं समझना जी कि अज असी फोकस के उत्ते रहिए जलियांवाले बाग दे, स्पोर्ट्स का नहीं। मैं सफर जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ मैं क्षमा चाहना। लेट्स फोकस ऑन द प्राइम लैंड ऑफ सैक्रिफाइस which is जलियांवाला बाग। some other time I will reply to your question also। तो देश का युवा और शहीद तो शहीद हुए, उनको बहुत कुछ मिलना चाहिए, उनको राशन भी नहीं मिलता। क्या मिलता? केवल प्लास्टिक का 8 इंच का कागज। वो खुद कहते हैं कि हमें पठानकोट तक जाना हो तो किराया गुरदासपुर तक नहीं लगता, मतलब कोई सुविधा नहीं। तो स्मारक के लिए 5 एकड़ में आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स सिटी कहाँ गई? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, पंजाब सरकार ने कहा था अमृतसर के स्पोर्ट्स सिटी। देखिए जी, 4 साल बीत गए। जहाँ तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, मैंने आपको पहले बोला कि पिछली सरकार ने वो एक हाई स्ट्रीट बनाई थी। सिद्धू के कार्यकाल में भी, या आप आज मेरे साथ अभी चल पड़ो कैमरा लेके, जितनी गंदगी उस स्ट्रीट में है, ये तो वहाँ झाड़ू नहीं मरवा सके। जो डेवलपमेंट पिछली सरकार की हुई थी, वहाँ ये झाड़ू मरवाने के काबिल भी नवजोत सिंह सिद्धू नहीं रहे। अच्छा ये बताइए, पंजाबी जी कही है कि जिथे काम नहीं होया उत्थे चित्तर वजदे ने, कहावत सही है? मैं समझदा भी जिन्हें काम किया उन्होंने भी बजदे। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ पूर्व निकाय मंत्री अनिल जोशी ਵੱਲ कर रहे हो? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸਫਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ, ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਬਣੀ, जलियांवाला बाग ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, कई जगह ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। इस गल 'ਚ कोई शक नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो आखिरी सवाल, अगर आप मान लो एक दिन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और आपके सामने एक ही किसानों का मुद्दा ले लेते, तो आपका डिसीजन क्या होता? मान लो आपको पावर दे दी जाए कि इसका डिसीजन आप नहीं करना है एज ए प्रधानमंत्री देश के। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं अपने इंटरव्यू में पहले भी कह चुका हूँ कि ये बात थोड़ी सी कड़वी है कि किसान अन्नदाता नहीं है। ये आप समझ लो, किसान अन्नदाता नहीं है। अच्छा, क्या है? अन्न उगाता है। अच्छा, देखो इनका व्यवसाय है। देखिए सफर जी, आज एक कॉमन भारतीय अगर 5 लाख रुपया साल का कमाता है तो उसको इनकम टैक्स लगता है जी, ठीक है। किसान 50 लाख कमाएगा, उसको इनकम टैक्स नहीं। बिजली फ्री पंजाब, बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, 4.5 लाख के करीब ट्यूबवेल हैं। देखिए इनका व्यवसाय है। आप ये कह दे कि वो अन्न नहीं उगाएंगे, नो फार्मर नो फूड, भूखे मर जाएंगे लोग, तो फिर डॉक्टर नहीं देखेगा तो लोग बीमारी से मर जाएंगे, ठीक है। पत्रकारिता नहीं करेंगे, लोगों को सूचना नहीं मिलेगी, ठीक है। समोसे वाला समोसे नहीं बनाएगा तो लोग समोसे नहीं खाएंगे। सो मतलब ऐसा नहीं है। व्यवसाय होना, वकील वकालत नहीं करेगा, लोगों को कानून, मतलब उनका एक कर्म, उनका कर्म वो अपना कर्म करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। जी जी। मैं दूसरी तरफ ये कहता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना संवैधानिक लड़ाई है, पर हम उसको परमात्मा नहीं मत बनाओ तुम। जी जी जी। परमात्मा मत बनाओ। किसी के व्यवसाय, देखो अब जूते वाला जूते नहीं बनाएगा तो तुम नंगे पैर घूमोगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दर्जी कपड़े नहीं सिएगा तो तुम नंगे घूमोगे। तुम कपड़ा वैसे लपेट के, कोई जुलाहा कपड़े नहीं बनाएगा तो फिर आप क्या करोगे? अच्छा, सिंधु बॉर्डर पे क्या करते हो? वही सवाल का आखिरी, क्या सिंधु बॉर्डर पे आप क्या करते हैं अगर प्रधानमंत्री आप होते तो, या टिकरी बॉर्डर पे, या जहाँ पे किसान बैठे, क्या करते हैं आप? क्या फरमान जारी करते हैं? मैं तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वो मानते नहीं, कहना नहीं मानते, कैप्टन का कहना नहीं मानते। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम अगर 99% वापस नहीं होगा, संशोधन 99% कर देखिए, मैं एक बात, संशोधन 99%। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का वर्कर रहा हूँ, कांग्रेस का मतलब ओहदेदार रहा हूँ, पर मैं ये मानता हूँ इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत को सशक्त प्रधानमंत्री मिला हुआ है, और ऐसा प्रधानमंत्री ना तो भारत में कभी था
ना आने वाली पीढ़ियों में कभी होगा। ये तो, तब आप कह रहे हैं जब किसान आंदोलन में हर जगह हाँ, पे बिल्कुल, नारेबाजी हो रही है, बिल्कुल। मोदी के खिलाफ। और जितने मर्जी नारेबाजी करो, उसके डिसीजन जो है लोकतंत्र में ऐसे डिसीजन लेने बहुत मुश्किल होते हैं। किसान आंदोलन का 2024 में फर्क पड़ेगा? किसान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी स्पेशल बातचीत, और हम बातचीत कर रहे थे किसान कोरोना और व्यापार को लेकर। तो अलग अलग लीगल सेल एडवाइजर हैं होटल एसोसिएशन के, तो संदीप गोरसी जी अधिवक्ता है, संदीप गोरसी जी, और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। बेबाक बातचीत की, और उन्होंने जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर मोदी सरकार को कहा नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे सशक्त ये इस समय प्रधानमंत्री हैं। अगर ऐसा ही जैसे ये बिल है और ऐसे कानून रद्द होते रहे तो मैं समझता हूं, उन्होंने कहा कि 20 साल से आगे लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो स्पेशल बातचीत थी लाइव भारत के साथ। आप देखते रहे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय भारत। ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।